हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। लेकर आए हैं आज दर्पण सूत्र एवं इसकी व्युत्पत्ति से संबंधित ये वीडियो। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि दर्पण सूत्र होता क्या है और ये कैसे बना और दर्पण सूत्र का उपयोग कहाँ होता है, कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। दर्पण सूत्र को अगर लिखें सबसे पहले तो हम लिखते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये दर्पण सूत्र है जो आपके सामने है और यहाँ पर F, U और V इन तीनों के ही अलग अलग मान हैं। जैसे कि F का होता है फोकस दूरी और U का होता है वस्तु की ध्रुव O से दूरी, तो मैं शॉर्ट में इसको लिखता हूँ वस्तु की दूरी। और V होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि F, U और V यहाँ पर क्या है। तो इसको और ज़्यादा डिटेल में इस सूत्र को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसकी व्युत्पत्ति करते हैं कि आखिर ये बना कैसे। ठीक है, तो आइए इस दर्पण की ओर चलते हैं। अपना एक अवतल दर्पण का उदाहरण दे रखा है। हम मानते हैं यहाँ पर एक प्रतिबिंब है जिसे हम लाल रंग से अंकित करते हैं और इसको लाल रंग के वस्तु को P और Q नाम देते हैं। ये कोई वस्तु है और इस वस्तु से दो प्रकाश की किरणें गुजरते हैं। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाएगी और दूसरी किरण फोकस बिंदु से गुजरते हैं जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ठीक है, तो अब हम इनका हर एक कॉर्नर का नामकरण करते हैं। मान लो पहली किरण L, ये अपना ध्रुव हो गया O और दूसरी किरण का नाम दे देते हैं M। ठीक है, तो L, O, M ये तीनों दर्पण पर है बिंदु। और ये नामकरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें समरूप त्रिभुज का निर्माण करना है और समरूप त्रिभुज की सहायता से ही अपना दर्पण सूत्र बनेगा। तो मैं ये समझकर चलता हूँ कि आपको समरूप त्रिभुज की जानकारी होगी और आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा समरूपता क्या होता है, दो त्रिभुजों के बीच में तुलना। ये मान लेते हैं अपना प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब है P डैश Q डैश जो कि इन दोनों किरणों के द्वारा मिलकर बनता है। चलिए, तो अब लगभग सभी बिंदुओं के नाम हमारे पास हो चुके हैं और अब दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति को प्रारंभ करते हैं। चलिए, अगर मैं दर्पण सूत्र को एक सीधी रेखा मानूं, ये अवतल दर्पण है और अगर इस अवतल दर्पण को एक सीधी रेखा माने तो LOM एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होंगे। और इसका फायदा ये है कि हम दर्पण सूत्र में इनको एक सरल रेखा के रूप में प्रयोग कर सकेंगे। तो लिख देते हैं यदि LOM सरल रेखा हो तो LOM एक सरल रेखा में है तो हम देखते हैं कि दो त्रिभुज PQF और FOM में एक संबंध है। तो लिखते हैं त्रिभुज PQMF तथा त्रिभुज PQF हो गया और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा FOM या MOF कर देते हैं। तो त्रिभुज PQF और MOF आप इन छहों बिंदुओं को चित्र में देख सकते हैं। ये हमारे सामने ही पड़े हैं MOF। इसमें अगर देखें तो भुजा OM
और पी क्यू एक जैसी दिखती है। तो हमने यहाँ पर अनुपात में लिख दिया ओ एम बट्टा पी क्यू, और बराबर में लिखते हैं इन दोनों की कॉमन भुजा ओ एफ बट्टा पी एफ। आप चित्र में हर एक पॉइंट को समझते रहिए। ओ एम कहाँ है, ओ एफ कहाँ है, पी क्यू कहाँ है, पी एफ कहाँ है, ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो कि कौन कहाँ से आता है। अब हम इन दूरियों को कुछ नाम दे देते हैं। हम मानते हैं Q से लेकर L की दूरी A, और यहाँ B दूरी हो जाएगी Q डैश से M के बीच की, और C दूरी हो गई और F के बीच की। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि OF हमारे पास है C। ये देखिए OF बराबर C, और PF जो है उसे हम कह सकते हैं A में से अगर B घटाएं, ये देख लीजिए, क्योंकि OF तो हमारे पास C है, लेकिन PF जो है उसका हमारे पास दूरी में कोई विशेष मान नहीं है, तो हम A में से C को घटा देते हैं। ये जो दूरी हमने मानी ना, उसी A में से इस C को घटाते हैं, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा? ऑब्वियसली PF ही बचेगा। तो मैं यहाँ पर A में से C को घटाकर लिख देता हूँ, तो PF का मान आएगा A माइनस C। अब अगर इस PF में ये OF जोड़ेंगे तो हमारे पास वापस पूरी A दूरी आ जाएगी। खैर, ये था पहला त्रिभुज। अब त्रिभुज P डैश Q डैश F तथा त्रिभुज L O F, त्रिभुज L O F में देखते हैं हमें समरूपता कैसे प्राप्त होती है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बाईं तरफ हमने अभी अभी त्रिभुज पी क्यू एफ और एम ओ एफ में किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी हम इनकी भुजाओं का अनुपात लेते हैं। तो ओ एम और पी क्यू ये आपस में एक सीध में थी, उसी प्रकार पी डैश क्यू डैश और ओ एल ये भी आपस में एक दूसरे के सीध में है। तो हम यहाँ लिखते हैं ओ एल बट्टा पी डैश क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा? ओ एफ बट्टा पी डैश एफ, ओ एफ बट्टा पी डैश एफ। यहाँ पर पी के ऊपर डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो ये पी डैश एफ और ये ओ एफ, इनमें अनुपात, और एल एफ और एफ क्यू में भी अनुपात हो गया। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर होता है? हमें पता है ओ एफ सी है, और पी डैश एफ जो होगा वो हो जाएगा बी माइनस सी। क्यों? क्योंकि बी में से सी घटाने पर हमारे पास पीछे जो बचेगा वो होगा पी डैश एफ। चलिए, अब हमें करना क्या है फाइनली? इन दोनों जो कंडीशन है इस खड़ी लाइन के बाईं तरफ और दाईं तरफ, इन दोनों ही कंडीशनों को एक साथ लाना है। ठीक है, तो एम ओ एफ में आप देख सकते हैं कि ये जो पी क्यू है वो ओ एम के बराबर है, अर्थात मैं पी डैश क्यू डैश की जगह ओ एम या ओ एम की जगह पी डैश क्यू डैश लिख सकता हूँ। तो मैं दाईं तरफ इसमें थोड़ा परिवर्तन करता हूँ, और अब लिख देता हूँ ओ एल बट्टा ओ एम। क्यों लिखा? क्योंकि पी डैश क्यू डैश बराबर ओ एम बराबर सी बट्टा बी माइनस सी। ये हो गया इधर। और हम इनको ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि आखिर में इन दोनों कंडीशनों को बराबर कर सकें। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब ओ एम यहाँ भी है, ओ एम यहाँ भी है। फर्क है यहाँ पर पी क्यू है और यहाँ ओ एल है। तो हम अगर चित्र में जाके देखें
तो आप देखोगे कि पी क्यू तथा ओ एल ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो मैं यहाँ पी क्यू की जगह इस बार ओ एल लिख देता हूँ और ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि सामने सी बट्टा ए माइनस सी है, तो ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब पीछे कारण देते हैं, चूंकि पी क्यू बराबर ओ एल, और यहां पर लिख देते हैं चूंकि पी डैश क्यू डैश बराबर ओ एम। ठीक है, तो ये हो गए दोनों दायां पक्ष और बायां पक्ष। अब आप देख पा रहे हो कि एक तरफ ओ एल बट्टा ओ एम है तथा दूसरी तरफ ओ एम बट्टा ओ एल है। तो मैं इसको अगर ओ एम और ओ एल को ऊपर नीचे करूं, अर्थात इस बार ओ एम ऊपर लिखता हूं और बट्टा में लिखता हूं ओ एल, तो इसके बराबर में भी बी माइनस सी जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, बी माइनस सी, और नीचे रह जाएगा सी। तो इस प्रकार अब आप दोनों तरफ देखिए, इधर भी ओ एम बट्टा ओ एल है और इधर भी ओ एम बट्टा ओ एल है। तो अगर इनका बायां भाग एक दूसरे के बराबर है, तो ध्यान से समझना, बायां भाग आपस में बराबर हो गया तो दायां भाग भी दिखती सी बात है बराबर होगा। इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि सी बट्टा ए माइनस सी बराबर बी माइनस सी बट्टा सी, यानी कि बाएं तरफ वाला भाग और दाएं तरफ वाला भाग आपस में बराबर है, तो इनके दाएं पक्ष भी आपस में बराबर हो गए। चलिए ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। तो सरल करने के लिए वज्र गुणा करवा देते हैं, तिरछा वज्र गुणा। तो सी सी से और ए माइनस सी बी माइनस सी से गुणा हो जाएगा। चलिए, तो अब सी डॉट सी, ये सी इससे गुणा हो गया, बराबर ये बी माइनस सी, और ये जो बट्टा में है ए माइनस सी, ये इसके साथ गुणा हो गया। तो अब सी इंटू सी, सी स्क्वायर। गुणा कैसे करवाते हैं, बहुत सरल है, एक बार बी को इन दोनों से फिर सी को इन दोनों से गुणा करवाते हैं। तो बी को जब ए से गुणा करवाएंगे तो लिखेंगे बी ए, जब बी को माइनस सी से गुणा करवाएंगे तो लिखेंगे माइनस बी है, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस के बी सी, फिर माइनस का सी और दोनों से आगे गुणा होगा, तो माइनस सी इंटू ए बराबर माइनस सी ए, फिर माइनस का सी गुणा माइनस का सी, माइनस माइनस प्लस, और सी इंटू सी, सी का स्क्वायर। ये हो गया दाएं तरफ का भाग। अब आप देख सकते हैं कि इधर भी सी स्क्वायर है और इधर भी सी स्क्वायर है, तो इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कट गया, और अब जो पीछे भाग बचता है उसको एज इट इज ऐसा ही उतारने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ बचा जीरो क्योंकि सी स्क्वायर कट गया, इधर बी ए माइनस बी सी माइनस सी ए। इस प्रकार ये अपना दायां भाग बचा और बाएं भाग में शून्य रहा। अब दर्पण सूत्र के हम एकदम पास में हैं, कुछ नहीं करना। अब इस बी ए को इधर भेज देते हैं, तो ये प्लस का बी ए माइनस का बी ए हो गया, और इधर पीछे बच गया माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अब आप देख सकते हो कि दोनों तरफ माइनस है, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो ये इस माइनस से ये सारे माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और अब बचा बी ए बराबर बी सी प्लस सी ए, क्योंकि माइनस माइनस सारे हट गए तो पीछे बच गए सारे प्लस। अब हम इनमें सभी में ए बी सी का भाग देते हैं, ए बी सी गुणा में है, तो ए बी सी का भाग देने पर देते हैं ए बी सी का भाग, देखते हैं क्या होता है।
बी ए बट्टा ए बी सी, ये इस तरफ हो गया भाग। फिर इधर है बी सी बट्टा ए बी सी का भाग प्लस सी ए बट्टा फिर से ए बी सी का भाग। इस प्रकार दोनों पक्षों में ए बी सी का भाग देते हैं। भाग देने से आप देख सकते हो ऊपर के दोनों ही पद कटकर नीचे एक वो पद बच जाएगा और लगभग दर्पण सूत्र से मिलता जुलता हमारे पास उत्तर आएगा। तो आइए काटते हैं इनको। बी ए से ये बी ए, बी सी ये नीचे बी सी ए सी ये आपस में कट गए। अब पीछे जो बचता है उनको वापस नोट डाउन करते हैं। यहाँ बच गया एक बट्टा सी बराबर यहाँ बचा एक बट्टा ए प्लस एक बट्टा बी। तो ये अपने दर्पण सूत्र से मिलता जुलता रूप आ गया। यहाँ देखिए ऊपर देख सकते हैं आप कैसे दर्पण सूत्र है। तो यहाँ पर एक मैं वापस नीचे वाला सूत्र यहाँ लिख देता हूँ, एक बट्टा सी बराबर एक बट्टा ए प्लस एक बट्टा एफ। तो ये दोनों ही हमारे पास बन चुके हैं। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो हमने दर्पण सूत्र लिखा था, यहाँ पर हमने फोकस दूरी को C माना है और यहाँ पर फोकस दूरी को F माना है। तो C की जगह पर F आ गया। यहाँ वस्तु की दूरी को A माना और वस्तु की दूरी को यहाँ पर U लिख दिया। आपके सामने ये है दोनों, आप U लिखो चाहे A लिखो। फिर है प्रतिबिंब की दूरी को यहाँ पर B माना था और यहाँ पर सूत्र में V आया हुआ है। तो इस प्रकार ये दर्पण सूत्र का व्युत्पन्न हो गया और हमें पता चल गया कैसे दर्पण सूत्र का निर्माण हुआ है। तो दर्पण सूत्र से अगर हमें वस्तु की दूरी दे रखी हो और फोकस दूरी दे रखी हो तो हम प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ए बी सी में से तीनों में से अगर दो चीजें दे रखी हो तो हम गणितीय सहायता से इनको हल करके तीसरा मान ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इनका प्रयोग भी करेंगे, कुछ प्रश्न उत्तरों की सहायता से इन उदाहरणों के साथ समझेंगे। और इसी के साथ अब हम इसको कार्तीय चिन्ह परिपाटी के रूप में देखते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक लेते हैं या ऋणात्मक, वस्तु की दूरी धनात्मक लेते हैं या ऋणात्मक। इन दोनों को ही दर्पणों की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब दर्पण की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल करते समय हमें यह ज्ञात होना बहुत जरूरी है कि हमारे पास दर्पण किस प्रकार का है। ये धनात्मक है या कह सकते हैं दर्पण अवतल है या उत्तल है, उस हिसाब से लेंगे। अब मान लीजिए ये अवतल दर्पण है और यहाँ पर कोई इसका वस्तु पड़ी है और वस्तु की यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर u है तो ये u हमेशा हम ऋणात्मक लेंगे। अर्थात u के आगे जो भी u है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हमेशा उसके आगे -10 -20 इस प्रकार माइनस चिन्ह लगाएंगे दर्पण सूत्र में प्रयोग करने से पहले। ये अभी के लिए बस बेसिक जानकारी है, जैसी अगली वीडियो आती है तो उसमें आपको डिटेल में समझा देंगे। अब यहाँ समझिए, ये उत्तल दर्पण है, अभी अवतल था। उत्तल दर्पण में भी हम वस्तु को बाईं तरफ ही रखते हैं और बाईं तरफ रखी गई वस्तु की दूरी को भी हम हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, जैसा कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी हमें बताती है बाईं ओर की सारी दूरियां ऋणात्मक होती है। अब प्रतिबिंब की बात करते हैं। प्रतिबिंब पर क्या असर होता है। मान लीजिए अगर वस्तु का प्रतिबिंब दाईं तरफ बने तो ये दूरी जो भी होगी उसको हम धनात्मक लेंगे और इसको सामान्यतः हम v मानते हैं। और अगर प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है तो इसे हम नेगेटिव माइनस में लेंगे। ठीक है, तो दर्पण सूत्र तैयार करते समय या दर्पण सूत्र लिखते समय इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अब एक और पॉइंट से समझते हैं, आवर्धनता क्या होती है। आवर्धनता दर्पण सूत्र के साथ ही एग्जाम में पूछी जाती है कि निम्न प्रतिबिंब का दूरी ज्ञात कीजिए और साथ में
आवर्धनता भी ज्ञात कीजिए। तो आवर्धनता का सूत्र होता है, ये जानते हैं, ये हो गया, न कर देते हैं आवर्धनता। चलिए इसको m से प्रदर्शित करते हैं, और आवर्धनता का सूत्र है कि m बराबर h डैश बट्टा h। अब ये h डैश और h क्या है? कुछ नहीं है, h डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तथा h होगा वस्तु की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। चलिए, तो ये हो गया आवर्धनता, h डैश बटा h। और अगर आवर्धनता में h डैश और h नहीं दे रखा है तो हम इनकी जगह पर उनकी एक दूसरे से दूरी निकाल कर भी आवर्धनता ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र है v बट्टा u, और आगे चिन्ह लगाते हैं माइनस का। तो h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u। तो इस प्रकार ये हो गया आवर्धनता का सूत्र। और अब समय समाप्त होता है इस वीडियो के लिए, और हम बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको मोस्टली ये दर्पण सूत्र याद रख के आना है, और याद रखने के साथ साथ इसको अप्लाई भी करेंगे कल, कहाँ कहाँ दर्पण सूत्र काम आता है और किस प्रकार इसको हम दैनिक जीवन में और प्रतिबिंब निर्माण करने की सहायता से इन सूत्र का उपयोग करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।